हेलो एवरीवन, क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले इस चैप्टर का 4 और लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में, एम मीटर के बारे में, फिर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात, यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वोल्ट मीटर। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। यह एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को मेज़र करते हैं। ठीक है, इसकी जो खासियत है कि इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस सो इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका रेसिस्टेंस हाई होता है इसीलिए इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें नया वर्ड देखने को मिल रहा है, एक रेसिस्टेंस, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन क्या होता है। हम कॉम्बिनेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे दोनों चीज़ें जो हैं वो आगे आएंगी, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न यही लिखा जाता है कि बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर हैज़ वेरी हाई रेसिस्टेंस, दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब वोल्ट मीटर का हमारा काम है वोल्टेज दिखाना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, दो टर्मिनल के बीच कितना पोटेंशियल का गैप आ रहा है उसको दिखाने का काम वोल्ट मीटर का है। ठीक है, अब चूंकि इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है और इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है तो हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूँ, यदि उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो भी हमारे फंक्शनल में आ जाएगा और इसके कारण जो एक्चुअल वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इसलिए चूँकि इसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े इसलिए हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं। ठीक है, और इसको सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करते हैं, दोनों तरफ से लाइन, एक तरफ पॉजिटिव निगेटिव और बीच में वी। सो दिस इज़ द वे वी डिनोट द वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एम मीटर। हमारा अगला टॉपिक है एम मीटर। ये भी एक मेजरिंग डिवाइस है लेकिन इसका यूज़ इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने में होता है। वोल्ट मीटर का यूज़ पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने में किया जाता है, वहीं एम मीटर का यूज़ हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने में करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने में करते हैं। इट हैज़ लो रेसिस्टेंस सो इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, एम मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है इसलिए हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और सिंबॉलिक फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, बीच में ए और इधर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स के बारे में। द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वैसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्रीली फ्लो के लिए अलाउ करते हैं वे कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, दे हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें रेसिस्टिविटी काफ़ी लो होता है। अब रेसिस्टिविटी क्या है, यह प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इस डेफिनेशन को और सूटेबल बनाने के लिए जिन जिन वर्ड्स का यूज होना चाहिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है,
conductors are those materials which allow इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम। बेसिकली कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसी के हेल्प से चार्ज का फ्लो फ्रीली होता है, ठीक है। और इनका रेसिस्टिविटी काफ़ी कम होता है, यानी टेंडेंसी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज़ वेरी लो, ठीक है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका कॉमन एग्जांपल मेटल्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे दीज आर ऑल द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा एक नॉन मेटल जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में मिलता है, वो जो है वो भी गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो एक्सेप्शन में कि यही एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे इंसुलेटर। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स। वैसे मटेरियल्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं कर सकता वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है जिसको हम पहले से भी जानते हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल जैसे कि प्लास्टिक, इसके एग्जांपल प्लास्टिक हो जाएगा, रबर, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सारे नॉन मेटल्स केवल ग्रेफाइट के छोड़ के। उसके अलावा ड्राई वुड, जितना भी सूखा लकड़ी होता है वो सब भी इंसुलेटर्स होते हैं, यानी उनके थ्रू भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। और हम एक और यहाँ पे देखेंगे सर्किट डायग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट डायग्राम का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। किसी भी सर्किट डायग्राम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है। सो सर्किट डायग्राम इज़ अ डायग्राम showing arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbols। सर्किट डायग्राम में मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनको उनके सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। हम यहाँ पे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स लिखेंगे और उसका सिंबल लिखेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए हम उसको लिखते हैं। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और उनका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल मतलब एक सेल, ठीक है, एक सेल जिसको हम कॉमन भाषा में बैटरी बोलते हैं, लेकिन वो असल में वो सेल होता है, ठीक है। सो एक सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, ठीक है। ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। उसके बाद बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब दो या दो से अधिक सेल एक साथ मिलते हैं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो उसका हम सिंबल होगा, जैसे एक बैटरी ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी इस सेल में, इस बैटरी में 3 सेल हैं, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ पे हम हर एक बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल होगा दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, फिर इसका जो निगेटिव है इसके पॉजिटिव से जोड़ेंगे। इस तरह करके जो डायग्राम बनेगा उसको हम बैटरी बोलेंगे। जो तीसरा कंपोनेंट है वो है की और स्विच, की या स्विच, ठीक है। इसका 2 कंडीशन होगा, या तो स्विच ओपन होगा या फिर क्लोज्ड होगा। ओपन का मतलब ये हुआ कि जो स्विच है हम उसको हम ऑफ़ किए हुए हैं। स्विच ओपन का मतलब हुआ कि हम स्विच को ऑफ़ किए हुए हैं, यानी उस समय उसमें से किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, ऐसे ब्रैकेट कर देंगे, दोनों तरफ 2 तार और बीच में खाली रहेगा, ये हमारा ओपन स्विच, यानी इस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 2 तार है और बीच में से ये जो स्विच है इसमें जुड़ने के बजाय अभी अलग है, ठीक है। तो ये ओपन स्विच कहलाएगा। हमारा अगला कंपोनेंट है क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच का मतलब हुआ वैसा कंडीशन जिससे स्विच ऑन है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ऐसे हम क्लोज्ड स्विच जैसा ही बनाएंगे लेकिन बीच में ऐसे एक डॉट दे देंगे। इसका मतलब हुआ कि उस समय उसमें इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो हो रही है। दूसरा कंडीशन है कि 2
तार जो यहाँ पे अलग था इसको जब हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्लोज्ड स्विच। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओपन मतलब उस समय कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन क्लोज्ड का मतलब हुआ कि हम उस समय स्विच को ऑन किए हुए हैं और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। अगला कंपोनेंट है कि वायर ज्वाइंट। किसी दो वायर के बीच में अगर ज्वाइंट है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको ऐसे करेंगे, एक वायर ये है और यहाँ से एक दूसरा वायर आकर यहाँ पे ज्वाइंट किया, ठीक है, तो ये बोलेंगे हम वायर ज्वाइंट। अगला कंपोनेंट है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जाए लेकिन ज्वाइन ना हो, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये वायर हो गया, दूसरा वायर आया और इसके ऊपर से ऐसे आया, ठीक है, ऐसे मतलब इस प्रकार का चीज़ आया, इस तरह से एलिवेटेड सिग्नल, एलिवेटेड साइन दिखा, यानी इसका मतलब है कि ये दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बस इसके ऊपर से वो निकला हुआ है, ठीक है। अगर वहीं अगर ऐसे आता इस तरह से, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर ऐसे करके आएगा इसका मतलब है कि विदाउट ज्वाइनिंग वो उसको क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। अब अगला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए सिंपल सा ये जो सिंबल है यही इलेक्ट्रिक बल्ब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसे करके ऊपर ले जा करके ऐसे लैंप का एक आकार बना देंगे, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। उसके बाद अगला है 8 नंबर, जिसका नाम है रेसिस्टेंस या रेसिस्टर। रेसिस्टेंस या रेसिस्टर को हम सिंपली ऐसे जिगजैग लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल करेंगे, फिर बीच में ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ये हमारा हो जाएगा रेसिस्टर और रेसिस्टेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको हम रेहोस्टेट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम रेहोस्टेट, ठीक है, RHEOSTAT, ये इसी का नाम है। वेरिएबल रेसिस्टेंस का दूसरा नाम है रेहोस्टेट, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है रेसिस्टेंस के ऊपर ऐसे हम एक एरो बना देंगे, वो हमारा हो जाएगा रियोस्टेट, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें अपने अनुसार जितना रेसिस्टेंस चाहिए उतना हम इसके मदद से हम उतना रेसिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। ये अक्सर स्कूल के लैब में ये पाया जाता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगला कंपोनेंट है एमीटर, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ था। इसको सिंपली ऐसे डिनोट करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा निगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद अगला कंपोनेंट है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जिसका यूज़ हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए करते हैं, और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, दोनों तरफ इसका भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा निगेटिव टर्मिनल होगा। एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर इंटरलिंक करके पढ़ने पर जो चीज़ें बार बार ध्यान में आती जाएंगी वो और ज़्यादा कंट्रास्ट होता जाएगा। इसलिए अगर कोई जैसे एम मीटर का बात यहाँ पे आया तो इसका हमने बता दिया ये क्या है। इस तरह से हमारा इंटरलिंकिंग जब हुआ रहता है तो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं और ज़्यादा दिनों तक वो याद होता है, ठीक है। सो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए साइंस का पढ़ाई अच्छे से कर सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे साइंस का पढ़ाई अच्छे से कर सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीज़ें भी बताई जाती हैं वो सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम और व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद और जो यहाँ पे लिखा जाता है उसको लिखने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके पास एक कंप्लीट फुल पैकेज विथ फुल नोट्स होगा जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर तरीके से मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।